जय हिंद साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खैर मकदम करता हूँ आप सभी का। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल जो आपकी मंजिल है, अब स्पेशली आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हो चाहे फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम हो, उसकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए हम बिल्कुल ज़ीरो से आपके साथ हैं। और अभी जो वीडियो सीरीज़ चल रही है दोस्तों, आपको बता दूँ कि आरपीएससी की जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी आने वाली है आने वाले समय में, जस्ट इस महीने में या अगले महीने में, उसकी प्रिपरेशन कैसे तैयारी करें और क्या बेस होना चाहिए, किस लेवल से शुरू करना चाहिए, इसका अंदाज़ा तभी लगा सकते हैं जब हमने पिछले साल के या प्रीवियस ईयरों के अंदर आरपीएससी ने कैसे सवालात पूछे हैं, उसी को बेस मानते हुए आपको एक रूपरेखा तैयार करनी है। और इस रूपरेखा को तैयार करने के लिए जो आरपीएससी ने सवालात पूछे गए हैं, किस सबक में से कैसे सवालात पूछे गए हैं, इसको लेकर आपको पुराने पेपरों का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और हमारी सीरीज़ जो भी यही चल रही है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, आरपीएससी ने किस तरीके से सवालात पूछे हैं 2011 के अंदर। आज दोस्तों मैं आरपीएससी का जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, कब, 2011 के अंदर, 2011 के अंदर उस पेपर में आरपीएससी ने किस तरह के सवालात पूछे गए थे और अब हमें किस लेवल के हिसाब से प्रश्न तैयार करने हैं, इसी को लेकर मैं आज वीडियो सीरीज़ लेकर आया हूँ दोस्तों। और बता दो दोस्तों, यहाँ पर ये पेपर मैं सोल्व नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि सोल्व तब करवाया जाता है जब आप उस कंटेंट को पढ़ चुके हो। आप एक बार उस कंटेंट को, आपके सिलेबस को समझ चुके हो और याद कर चुके हो, तब जाकर उस कंटेंट को सोल्व करवाते हैं ना, तब आनंद आता है, मज़ा आता है। अभी आपने शायद तैयारी शुरू भी नहीं की है। और ये पेपर मैं सोल्व कब करवाऊँगा, जब आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी और आपका रिविज़न चल रहा होगा, उस टाइम बहुत ही बेहतरीन अंदाज में सोल्व करवाऊँगा, तब इसका आनंद कुछ अलग ही होगा। आपको सिर्फ अभी मैं आपके सामने प्रश्न बोलूँगा, उसका आंसर आप देखना है और फिर इसको आप अपनी कॉपी में ऐड कर लें, किस सबक में से ये सवाल पूछा गया है। इसी हिसाब से आज इस पेपर को लेकर मैं आपके सामने रखूँगा। इस पेपर को आपके साथ शेयर करूँ उससे पहले एक ज़रूरी ऐलान आप समाप्त फरमाएँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अनअकैडमी एक अभी वर्तमान समय में, अभी प्रेजेंट टाइम में एक बेहतरीन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, घर बैठे अगर आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेहतरीन माध्यम है। और अगर आप देखें तो अनअकैडमी अभी बहुत से फ़ीचर आपको प्रोवाइड करवा रही है, कुछ फ्री के रूप में, कुछ प्लस के रूप में। अगर आप फ्री के तौर पर आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आपको लिमिटेड सिलेबस दिया जाएगा, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएंगे, लिमिटेड पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन इसमें नहीं होता आपके। अगर आप प्लस वाला कोर्स कोई ज्वाइन करते हैं तो आपको कंप्लीट सिलेबस दिया जाएगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएंगे, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे और डाउट क्लियरिंग सेशन आपको इसमें मिलता है। इसके साथ और भी बहुत से फीचर आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करवा रही है। जैसे आप देखें, आपको आपके फेवरेट जो एजुकेटर होता है उससे आपको सीखने को मिलता है, कंप्लीट आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है, डाउट क्लियरिंग सेशन आपको इसमें मिलता है, पूरा सिलेबस आपके कवर करवाया जाता है और जो वीकली टेस्ट होता है, चाहे फ्री टेस्ट सीरीज़ होती है, वो सब आपको इसमें प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर आप अनअकैडमी पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए, सीटेट या स्टेटेट, इस कैटेगरी को सिलेक्ट करें और मकबूल अहमद के नाम से आप सर्च करें, फॉलो करें और सीडीपी और उर्दू पर पढ़ने के लिए मुझे फॉलो करें, लाइक करें, आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई सीटेट की तैयारी कंप्लीट बैच के साथ अगर तैयारी करना चाहता है अनअकैडमी पर, तो आप देखिएगा दोस्तों, ये हमारे विद्वानों की टीम है आपके साथ। आप देखिएगा, इनमें से ये पूरी विद्वानों की टीम है। आप नाम, इनका सब्जेक्ट देखिएगा। 6 महीने के लिए अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको 699 रुपये पे करने पड़ेंगे और अगर 12 महीने के लिए आप ये ज्वाइन करते हैं तो सिर्फ 899 रुपये में आप पूरा कोर्स ये परचेज़ कर सकते हैं, पूरी सीटेट की कंप्लीट बैच तैयारी। इसका ये 13 तारीख से शुरू हो चुका है दोस्तों ये सेशन। इसके अलावा अगर कोई यूपी टेट की तैयारी करना चाहता है तो ये विद्वानों की टीम है आपके साथ में। 6 महीने के लिए वही 699 रुपये और 12 महीने के लिए 899 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। 20 अक्टूबर से ये बैच शुरू होगा दोस्तों। अगर आप अनअकैडमी से कोई भी कोर्स परचेज़ करें, कोई भी आपकी इच्छा के अनुसार जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर आप हमारी मंजिल एकेडमी का रेफरल कोड यूज़ करते हैं MANZIL10 बिना स्पेस के, तो आपको दोस्तों उस फीस में घर बैठे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। मंजिल एकेडमी आपको यहाँ पे भी खिदमत कर रही है, देख लो। आप कोई भी फ़ीस आप कोर्स की देंगे, उसमें 10% आपको, अगर ये रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो 10% आपको फ़ीस में डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ये था ज़रूरी ऐलान। शुरू करते हैं दोस्तों। ये आपके प्राध्यापक जो स्कूल शिक्षा की परीक्षा हुई थी 2011 के अंदर,
आरपीसी का ये पेपर है दोस्तों, और इसके अंदर आप देखें तो टोटल जो प्रश्न हैं वो 150 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का है, तो 150 × 2 बराबर आपका ये पूरा पेपर जो होगा सब्जेक्ट का वो 300 नंबर का होगा। ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। और ये कुछ रूल्स नियम कायदे भी हैं, आप पेपर पे देख लीजिएगा एक बार। ये 2011 का पुराना पेपर है, उस टाइम ये नियमावली थी, आप देखिएगा एक बार। शुरू करते हैं। पहला सवाल आरपीसी फर्स्ट ग्रेड 2011 का। अगर आप किसी सवाल पर रुकना चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज कर लें, इस वीडियो को पुश कर लें और फिर आराम से उसको देखें। ड्रामा निगारी में किस उनसर को ज़्यादा ज़रूरी पड़ती है, मतलब ड्रामा निगारी में सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा होता है, किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आपके ये चारों ऑप्शन है, आप देखिएगा। नज़ीर अहमद कहाँ के रहने वाले थे? नज़ीर अहमद साहब को पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। तौबातुन नसूह का बुनियादी मकसद क्या है? ये नज़ीर अहमद साहब का ही है दोस्तों ये सबक। तो इसका बुनियादी मकसद क्या, आपको हर सबक का बहुत डीपली एनालिसिस करना पड़ेगा दोस्तों। गौहर मिर्ज़ा किस नावल का किरदार है? अब आपको ये जितने भी नावल हैं, ये जब तक पूरा डिटेल में आप नहीं पढ़ोगे तब तक आप उसके किरदार को नहीं पहचान पाओगे, कौन कौन से किरदार उसमें भूमिका निभा रहे हैं। हूरी किस नावल का किरदार है? ये देखिएगा दोस्तों, नावल के अंदर से सवाल पूछे जा रहे हैं। दाग का इंतकाल कब हुआ? आप दाग की बायोग्राफी आप पढ़िएगा। और इकबाल साहब के शेरी मजमूए का नाम क्या है? इकबाल साहब को तो पूरा पढ़ना ही पढ़ना है दोस्तों आपको, चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो। कम से कम 4 से 5 सवाल आपके इकबाल साहब के टॉपिक से मिल जाएगा। शुआए उम्मीद किसकी नज़म है? इकबाल साहब की है या किसकी है, आप देखिएगा। आप इकबाल का पैगाम क्या है? इकबाल अपनी नज़मों के माध्यम से क्या पैगाम देते हैं? तो आप ये इन चारों ऑप्शनों के बेस पे देखिएगा। फैज़ कहाँ के रहने वाले थे? फैज़ अहमद फैज़ कहाँ के रहने वाले थे? देखिएगा। वो कौन सा माहिर नफ्सियात है जिसका ताल्लुक़ तालीमी नफ्सियात में सीखने को मुतासिर करने वाले हालात के मवाद से है? तो आप देखिएगा, इसमें आपके साइकोलॉजी से ये सवाल पूछा है। बच्चे के जिस पहलू को जानकर तदरीस को मौसर बनाया जा सकता है, किस पहलू को जानकर तदरीस शिक्षण को असरदार बनाया जा सकता है? बच्चे के किस पहलू को जानकर? तो आप देखें इसको। जब किसी किताब या अदब का मुताला करके ज़हनी सुकून और तशक़ी हासिल हो तो उस ऐसे जज्बात को किस किस्म के दर्जे में आते हैं? तो आप देखें इसको। ये कहना ख़राब लिखा है के बजाय अच्छा ख़त लिखकर ऐसा लिखा करो कि सलाह देकर मुदर्रिस तलबा के किस किरदारी पहलू को कंट्रोल कर सकता है? अप्लाइड क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा आप एक बार। जब बच्चा फ़ौरी तौर पर कोई रद्द अमल नहीं करता, वो सोचता समझता तब रद्द अमल करता है, तो ज़हनी नशोनुमा की क्या ज़हनी नशोनुमा की मंजिल होती है? कौन सी ऐसी मंजिल होती है जब बच्चा सोचता भी है समझता भी है तब रद्द अमल करता है? तो आप देखिएगा आप इसको। नशोनुमा मतलब होता है डेवलपमेंट या विकास। इन अक्कासी मंजिल मकासदी तमन्नाएँ गैर तमन्नाएँ, जो आपके सिगमंड फ्राइड के दोस्तों चारों आपने सिगमंड फ्राइड ने संवेगात्मक विकास के डेवलपमेंट के लिए 4 अवस्थाएं बताई है, उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। मिजाज में तेज़ी और तंदी होना और क़ुव्वत एहसास का बढ़ना नशोनुमा की किस मंजिल की निशानदेही होती है? आप देखिएगा आप इसमें। समाजी सूझ उम्र के जिस मरहले में ज़ाहिर होती है तो वो कौन सा है दोस्तों? अब आपको यही नहीं पता कि शेर ख्वारी कौन सी अवस्था होती है, जवानी, लड़कपन, बचपन, ये कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो साइको का आपको ना केवल हिंदी के अंदर बल्कि उर्दू के अंदर अच्छे से समझना पड़ेगा। बच्चे के ज़रिए दूसरे जैसे डॉक्टर, टीचर, पुलिस वगैरह बनने की जो नकल करना, उसकी नशोनुमा की ये कौन सी खूबी बताती है? कौन सी नशोनुमा की खूबी बताती है? तो आप इन चारों ऑप्शनों के बेस पे देखें। नए अल्फाज को सीखने और समझने की सलाहियत किस नशोनुमा को ज़ाहिर करती है? नए अल्फाज सीखने सिखाने की। छोटे बच्चे जब गुस्सा होते हैं तो कई बार ज़मीन पर गिरकर लौटने लगते हैं, लेकिन बड़े बच्चों के ज़रिए ऐसा नहीं करने की वजह है? आप देखें इसको। तलबा में बज़ाते ख़ुद तख्लीकी काम करने की सलाहियत का नज़रिया क्या कहलाता है? तलबा में जिन तलबा का आम दिमागी उनसर ज़्यादा आला दर्जे का होता है वो तमाम चीज़ों पर आसानी से अबूर हासिल कर लेते हैं। आप देखें एक बार। इंसानी मौजू का तज्ज़िया
इंसानी इंसानी कामों का तज्ज़िया इनके अनासिर में किया जाता है, निज़ामी या तरबियाती तालीम या आपके तकनी नफ्सियात में। आप देखें इसको, आगे बढ़ते हैं। जब तालिब इल्म बार बार नाकामयाब होता है तो उसमें कौन सी उलझनें पैदा होती है? एक बार देखें चारों ऑप्शन। लड़कपन, उम्री की ज़हनी नशोनुमा। ज़हनी नशोनुमा मतलब होता है मानसिक विकास। ज़हनी नशोनुमा का मतलब क्या होता है? मानसिक विकास की खुसूसियत में से एक है लड़कपन की उम्र आपको, ठीक है। एक शोबा में नाकामयाब होने पर ज़हनी तनाव को कम करने के मकसद से अगर तालिब इल्म शोबा बदल लेता है तो तनाव दूर करने का यह तरीका क्या कहलाता है दोस्तों? आपने दोस्तों वो देखा होगा अभी साइको के अंदर जब हम किसी स्थान को अगर वो पार्ट हमें नहीं मिलता है तो हम अपनी सोच, अपने नज़रिया, अपना उद्देश्य चेंज कर लेते हैं साइको के अंदर। ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। जज्बाती जहानत को किसके ज़रिए बताया जाता है? जज्बाती जहानत को, बहुत अच्छा सवाल है। IQ, ITQ और EQ और AQ। देखें आप एक बार। जज्बाती एहसास के लिए दिमाग का कौन सा हिस्सा ज़िम्मेदार होता है? जज्बाती एहसास के लिए मौजूदा और जदीद तालीमी निज़ाम में इब्ताई ज़हनी और बेज़ाब्तगी आमोजश वाले तलबा के लिए जिस तालीम का बंदोबस्त किया गया है वो कौन सी तालीम है दोस्तों? नामवाफ़िकियत की वो हालत जिसमें बर्ताव बग़ैर जायज़ वजह के और कसीरुल वक़ू होता है। थोड़ी दोस्तों साइको सबसे ज़्यादा फर्स्ट ग्रेड के अंदर, उर्दू जो फर्स्ट ग्रेड है दोस्तों, इसके अंदर जो मेरिट डिसाइड करेगी वो ये साइको ही डिसाइड करेगी, क्योंकि साहित्य को बच्चे आराम से रट लेंगे, पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, लेकिन साइको उनको हिंदी के अंदर बहुत अच्छे से आती है, हिंदी के अंदर आती है, इंग्लिश के अंदर आती है, लेकिन जो उर्दू की शब्दावली है वो थोड़ी मतलब अर्थ का अनर्थ कर देगी। यहाँ पर साइको को कुछ भी नहीं आएगा, इनको हिंदी वालों को, इंग्लिश वालों को। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से इसको समझना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा इसको। जिसकी हिंदी की साइको अच्छे से पढ़ी हुई है वो काफ़ी हद तक 50% तक उर्दू की शब्दावली को लगभग कवर कर सकता है। तो आप एक बार देख लेना अच्छे से इसको, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ज़हनी तनाव वाले तलबा की दिमागी सेहत और दुरुस्तगी के मद्देनज़र मुदर्रिसीन को चाहिए कि, अब ये देखो आप अप्लाइड क्वेश्चन दिया आपको, तदरीसी मॉडल के किस उनसर में तदरीसी अक़दामात बताए जाते हैं? जो तदरीसी मॉडल का अगर आप शिक्षण करवा रहे हो तो उसमें किस तरह की तदरीस आप का क्या नज़रिया रहता है, क्या दृष्टिकोण रहता है आपका? एडवांस ऑर्गेनाइज मॉडल से की जाने वाली तदरीस की वजह क्या है? आप देखें आप इसको आराम से। इत्तलाआत और हक़ाइक़ का इल्म कराया जाता है किसमें? ये आपके चारों देखें। अगर हम किसी मतन को ड्रामा के ज़रिए पेश करते हैं तो ड्रामा की जो तदरीसी मुआवना अशिया की किस इसनाफ बंदी में रखेंगे? ड्रामा के ज़रिए पेश करते हैं तो आप देखें आप इसको एक बार। ड्रामा के अंदर क्या होता है? सिर्फ सुनना होता है, सिर्फ देखना होता है, क्या होता है देखिएगा। समाई व बसरी दरसी मुआवना अशिया का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए कि तलबा को ये सब चीज़ें, आप देखें आप क्या करें, क्या महसूस करें वो। आमोजश का वो निज़ाम दर्जा जिसमें तलबा आपस में इत्तलाआत और ख़यालात का तबादला करते हैं और मुदर्रिस इस फ़ेल में तस्हील करता है, तो वो है, अब देखें चारों ऑप्शनों के बेस पे। इस सवाल को एक बार देख लो आप पुश करके आराम से। इत्तला और मालूमाती अमल के लिए कौन सा मॉडल मुस्तमिल होता है? इत्तला और मालूमाती अमल के लिए आप देखें, ये आपके सारे विद्वान देखो, आप ट्रेनर हैं आपके, और इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है, क्लासरूम मॉडल है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। अफादियती तफ़ाइल को अमल में लाने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रोग्राम कहे जाते हैं। ये कंप्यूटर का सवाल है दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये देखो आप ICT जो आपके सिलेबस में है ना, ये ICT, यहाँ से ICT का सवाल अब शुरू हो गए हैं। देखो आप ये वाला 40वां सवाल है,
क्लासरूम तदरीस के लिए इस्तेमाल किए जा रहे बोर्डों में सबसे जदीद बोर्ड कौन सा है? आपके चारों ऑप्शनों में देखें आप। अब यहाँ से वापस साहित्य के आपके पार्ट शुरू हो गए। मीर अमन कहाँ के रहने वाले थे? ये चारों ऑप्शन आपके सामने। मीर अमन की किताब का नाम, क्योंकि आपके मीर अमन का पहला ही पार्ट जो है वो सरगुज़िश्त आज़ाद बख्त बादशाह का आपके पूरे फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी है और सेकंड ग्रेड के अंदर भी है। तो ठीक है, बहुत अच्छे से इसको एनालिसिस करना है आपको। गंज खूबी किसकी किताब है? देखो 3 सवाल आपको इस पहले पार्ट में से पूछ लिए। और फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम हुआ है? फिर है आज़ाद बख्त, ये भी इसी मीर अमन से ही जुड़ा हुआ है दोस्तों, क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज में उन्होंने नौकरी की थी और बहुत सी किताबों का उर्दू में तर्जुमा किया था इन्होंने। आज़ाद बख्त बादशाह ये किस किताब का किरदार है? अभी मीर अमन वाला ही पार्ट चल रहा है, देख लो। फिर अगला सिलेबस आता है आपके इंदर सबा, अमानत अली लखनवी का जो ड्रामा है ना इंदर सबा, उससे ये सवाल पूछा गया। इंदर सबा के लिखने वाले कौन हैं? इंदर सबा क्या है? नॉवेल है, दास्तान है, ड्रामा है, इंशाइया है? तो आप दूसरा सवाल इसी पार्ट में से। फिर आता है धनपत राय के नाम से, ये आपके मुंशी प्रेमचंद के पार्ट से सवाल पूछा गया है। और प्रेमचंद का जो टॉपिक है बेवा नाम का जो आपके नॉवेल है इसमें। और प्रेमचंद कब पैदा हुए, अगला सवाल आप देखिएगा। प्रेमचंद से भी दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम से कम 6, 7, 8 सवाल आपके प्रेमचंद से पूछे गए हैं इस पेपर में। प्रेमचंद की पैदाइश कहाँ हुई थी दोस्तों? और गऊदान किसकी तसनीफ़ है? ये भी प्रेमचंद के ही सवाल है दोस्तों। कुर्तुल एन हैदर जो फ़ोटोग्राफ़र आपके सबक है कुर्तुल एन हैदर का, ये आपके सबक में दिया हुआ है। कुर्तुल एन हैदर की मशहूर किताब का नाम क्या है? फ़ोटोग्राफ़र क्या है आपके? अफसाना है, तमसीली या नावल है या तनकीद है? आप देखिएगा। बाग़ो बहार क्या है? बाग़ो बहार। कुर्तुल एन हैदर कहाँ पे इंतकाल हुए? कुर्तुल एन हैदर। बजुगा के मुसन्निफ़ कौन हैं? आप देखें इनमें चारों ऑप्शनों के बेस पर। बलवंत सिंह के अफसाने का नाम क्या है? बलवंत सिंह के अफसाने का नाम। सुकून की नींद किसने लिखी? सुकून की नींद। ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ के रहने वाले थे? ख्वाजा हसन निज़ामी जो कि इंशाइया निगार थे, जिन्होंने मच्छर नाम का जो लिखा था इंशाइया। ये देखो आगे ना, मच्छर क्या है? मच्छर इंशाइया है। एहतशाम हुसैन साहब क्या थे? अफसाना निगार थे, एक नावल निगार थे, तनकीद निगार थे या सहाफ़ी थे? एहतशाम हुसैन साहब की बायोग्राफ़ी आप पढ़िएगा। कलीमुद्दीन अहमद का खाका किसने लिखा? तो आप ये देखें, आपके 2 खाके दिए हुए हैं सिलेबस में। खाका निगारी के लिए ज़रूरी क्या है? आप अगर खाका तो लिख रहे हो लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है? जुगनू की रोशनी है काशाना चमन में या शमअ जल रही है फूलों की अंजुमन में, ये शेर क्या है? आपके इल्म बलागत से ये सवाल पूछा गया है। गोदी में खेलती है जिसके हज़ारों नदियाँ, इस मिसरे में क्या है? ये भी आप इल्म बलागत से सवाल है। बहादुरी में अहमद शेर है, इस जुमले से क्या ज़ाहिर होता है? ये भी इल्म बलागत का सवाल है। शायरी में किसकी तारीफ़, शायरी में किसी की तारीफ़ को क्या कहते हैं? बहुत इजी सवाल पूछ लिया दोस्त, ठीक है। किस सिनफ़ सुखन में हुस्न व इश्क की बातें जो है वो कसरत से ज़िक्र करता है? ये तो सभी जानते हैं दोस्तों। तशबीब किस सिनफ़ शायरी में ज़रूरी समझा जाता है? दोस्तों चाहे गज़ल हो, आपके चाहे कसीदा हो, चाहे मरसिया हो, चाहे मसनी हो, प्रत्येक के आपको अज्ज़ाए तरकीब याद हो जाना चाहिए और वो भी सीरियल वाइज याद हो जाना चाहिए। पहले नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे क्या है, चौथे नंबर पे क्या है। दोस्तों इनमें से आपके 3 से 4 सवालात बनेंगे। अज्जाए तरकीबी को लेकर, ये किस लफ्ज़ से बना है, गज़ल कसीदा मरसिया ये किस ज़बान का लफ्ज़ है, और ये कहाँ पैदाइश कहाँ हुई इनकी, और इसके कौन से अज्जाए तरकीबी हैं, इसको एक डिटेल के अंदर आप अच्छे से तैयार करें, ठीक है। गालिब की शोहरत किस वजह से है? गालिब को तो सभी जानते हैं यार, किस वजह से मशहूर हैं वो। मीर अनीस ने किस फ़न में महारत हासिल करी थी? मीर अनीस ने। प्लाट जो है वो किसके लिए ज़रूरी है? ये प्लाट जो अज्जाए तरकीबी है ये किसके लिए ज़रूरी है आपके इन चारों ऑप्शनों में? उर्दू शायरी की सबसे मकबूल सिनफ़ क्या है? उर्दू शायरी की आप देखें इसमें। वली कहाँ के रहने वाले थे? वली दक्किनी। मीर कहाँ इंतकाल हुआ? मीर का इंतकाल कहाँ हुआ? आप देखिएगा इसमें। वली कब पैदा हुए? अब आपको देखो, वली की आपको पैदाइश भी पूछ ली और वली कहाँ के रहने वाले थे, ये दोनों सवाल आपको वली दक्किनी से पूछ लिए। वली दहली कब आए? अब देखिएगा, वली से तीसरा सवाल। मीर का दूसरा सवाल, मीर का पहला सवाल था मीर का इंतकाल कहाँ हुआ, और दूसरा है मीर कहाँ पैदा हुए। दोनों चीज़ पूछ लिए दोस्तों। और मीर किस सिनफ़ शायरी के लिए मशहूर थे? तीसरा सवाल है मीर का। जज़्बी के जो शायर हैं, शेरी मजबे का नाम क्या है?
जज़्बी के शेरी मजमे का नाम। नज़ीर कहाँ पैदा हुए? नज़ीर अकबर आबादी। और नज़ीर के मशहूर नज़म का नाम क्या है? दूसरा इसके देखो दूसरा सवाल नज़ीर का। और इस्माइल मेरठी कब पैदा हुए? और मखदूम कहाँ के रहने वाले थे? मखदूम मोहिउद्दीन साहब हैं, ये कहाँ के रहने वाले थे? कसीदा निगारी का कौन सा बड़ा शायर है? इन चारों ऑप्शनों में से सबसे बड़ा शायर कौन सा है? सौदा के मुआसिर कौन थे? यानी कि सौदा के टाइम में से कौन से इन चारों ऑप्शनों में कौन से विद्वान थे जो उनके हमअसर थे, यानी कि इनका जो काल था इसी के दरमियान वो भी थे। दबीर का इंतकाल कब हुआ? दबीर का, ठीक है। और रुबाई में कितने शेर होते हैं? रुबाई के अंदर आप देखें इसमें। अख्तर शेरानी कहाँ पैदा हुए? अख्तर शेरानी गीतकार के रूप में थे यहाँ पर। मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं आपके? ये मैंने बोला था ना दोस्तों, आपको अरबी के अंदर 1 2 3 4 से लेकर 10 तक गिनती आपको होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नज़म के अंदर जो शेरों की गिनती है वो अरबी की गिनती के बेस पे डिपेंड होती है। अब जैसे मान लो कि आपके मुखम्मस ये आपके खमसा 5 हो गया, और मुरब्बा रबा से 4 हो गया, मुसद्दस का 6 हो गया, ये आपकी गिनती आपको आनी चाहिए। सलाम मछली शहरी किस सिनफ़ शायरी के लिए मशहूर हैं? आप देखें इसमें। एहसान दानिश कहाँ पैदा हुए? एहसान दानिश का देखो पैदा कहाँ हुए और इंतकाल भी पूछ लिया, आप देख लीजिए दूसरा सवाल कंटिन्यू। रशीद अहमद सिद्दीकी साहब के खाकों का मजमूआ का नाम क्या है? और आग का दरिया क्या है? आग का दरिया। आगा हशर खां जो कि ड्रामा निगार थे, इनका इंतकाल कब हुआ था? सिल्वर किंग क्या है? सिल्वर किंग आप देखें। दरवाज़ा खोल दो ये किसकी तख्लीक है दोस्तों? दरवाज़ा खोल दो। गांव की अक्कासी के लिए कौन मारूफ है? यानी कि जिनके नज़मों के जिनकी जो नसर है या जो ड्रामा जो नॉवेल, उनमें जो गांव का जो मौजू है वो किसके आपके विद्वान का है सबसे ज़्यादा? नमक का दरोगा किसका अफसाना है? नमक का दरोगा आप सभी जानते हैं। मिंटो कब पैदा हुए? मिंटो आपके सिलेबस में है। नया कानून क्या है भाई? अफसाना है, खाका है, एक रिपोर्टाज है, क्या है? और मिंटो के लिए ज़्यादा मकबूल हैं। मिंटो किस चीज़ के लिए ज़्यादा मकबूल है? जिन्स, अखलाकियात, तारीख़ और सियासत। लाजवंती के मुसन्निफ़ कौन है? लाजवंती के मुसन्निफ़। बेदी कहाँ पैदा हुए? बेदी। और गुज़रा हुआ ज़माना ये किसकी तख्लीक है? गुज़रा हुआ ज़माना। पितरस बुखारी कहाँ पैदा हुए? पितरस बुखारी। यारबाश क्या है? यारबाश। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ ये क्या है? अफसाना है, एक इंशाया है, एक नावल है, क्या है? सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी? इसमें कौन सी सिनात है दोस्तों? आप देखें इसमें। हस्ती अपनी हवाब किसी है, इसमें कौन सी सिनात है? सिलसिलाए रोज़ व शब नक्श गैर हादसात में कौन सी सिनात है दोस्तों? और बहुत ज़्यादा बढ़ा कर बयान करना, उसको क्या कहते हैं? बड़ा चढ़ा कर बातचीत करने को। ज़मीन को था दावा कि मैं आसमां हूँ, मकां कह रहा था कि मैं लामकां हूँ। इस शेर में कौन सी सिनात है दोस्तों? मीर हसन की मसनवी का नाम क्या है? मीर हसन साहब की मसनवी का नाम। गुलजार नसीम किसकी तख्लीक है? गुलजार नसीम। अमजद हैदराबादी किस हैसियत से मशहूर हैं? जदीद नज़म का आगाज़ किसने किया था? जदीद नज़म का। इकबाल बुनियादी तौर पर किस सिनफ़ अदब के शायर हैं? बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो। और शिकवा व जवाब शिकवा किसकी नज़म है? शिकवा व जवाब शिकवा किसकी नज़म है? आप बताइए इन ऑप्शनों के बेस पर। तिलस्म होश रबा क्या है? तिलस्म होश रबा क्या है? आप इन ऑप्शनों के बेस पे देखें चारों। फसाना आज़ाद के मुसन्निफ़ कौन हैं? फसाना आज़ाद। गालिब की तारीख़ वफ़ात, गालिब साहब का इंतकाल कब हुआ? और गालिब कहाँ पैदा हुए? दोनों चीज़ें आ गई। मोमिन कहाँ के रहने वाले थे? और मोमिन की तारीख़ पैदाइश भी पूछ ली, और प्लस कहाँ के रहने वाले भी थे। इकबाल साहब का इंतकाल कब हुआ? इकबाल साहब का फैक्चुअल सवाल ज़्यादा पूछे गए थे दोस्तों। इकबाल के उर्दू शायरी के मजमूए का नाम क्या था? और तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, ये शेर किसका है? ये नज़म के अकॉर्डिंग उस टाइम के 2011 के टाइम टफेस्ट सवाल था, ये सबसे मुश्किल सवाल। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको,
नेक जो राह है उस राह पे चलाना मुझको। ये मशहूर शेर आप सभी जानते हैं। नासिख कहाँ के रहने वाले थे और प्लस इनका इंतकाल कब हुआ। फ़िराक का इंतकाल कब हुआ, फ़िराक साहब गोरखपुरी हैं, उनका इंतकाल कब हुआ, और फ़िराक साहब का जो पसंदीदा सिन्फ़ सुखन है वो क्या थी। ठीक है। अज़ीज़ लखनवी का इंतकाल कब हुआ, प्लस इकबाल साहब कहाँ पैदा हुए। इकबाल साहब से देख लो 7-8 सवाल तो पूछ लिए हैं। शोला व शबनम किसकी तख्लीक है, देखिएगा आप। दस्ते सबा किसकी तख्लीक है, देखें आप इसमें। ओ देश से आने वाले बता, ये किसकी नज़म है। और सिमत काशी से चला जानिब मथुरा बादल, बरक के कांधे पे लाती है सबा गंगा जल, ये किस मशहूर नातिया कसीदे का मतला है। ये आपके जो नात है उसका बीच में से ये सवाल उठाया गया, आप देखें इसको। मीर अनीस कहाँ पैदा हुए, मीर अनीस। और मरसिया के लिए किससे तरज्जी दी गई है, मरसिया के लिए। रुबाई में कितने औज़ान होते हैं, फैक्चुअल सवाल है दोस्तों। पैगंबर आखिरी ज़मां हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो लिखी गई शायरी है उसको क्या कहते हैं, सभी जानते हैं दोस्तों। अल्लाह की तारीफ़ में कोई कलाम लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है। पहले शेर को क्या कहते हैं, गज़ल के पहले शेर को। और शेर का आखिरी हुर्फ क्या कहलाता है, आखिरी हुर्फ। और अनारकली का मुसन्निफ़ कौन है, अनारकली का मुसन्निफ़। और बाग़ व बहार की ज़बान कैसी है दोस्तों, बाग़ व बहार की ज़बान कैसी है। तो ये आपके दोस्तों आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो 2011 का एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर है, ये आपके सामने मैंने रखा है। और दुआ करते हैं इस बार फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आए और आप इसी बेस पर अपनी तैयारी को मजबूत करें। मंजिल एकेडमी आपके साथ पूरे सिलेबस को यूट्यूब पे कवर नहीं करवाएगी, पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा, और इंशाल्लाह ऐप के ऊपर आपके लिए इसकी खिदमत की जाएगी। आप इंशाल्लाह जल्दी से 12 रबीउल अव्वल के लगभग ऐप लॉन्च हो जाएगा। तब तक आप अपने बेस पर तैयारी करते रहें। और ये सीरीज़ कैसी लग रही है आपको, आप कमेंट सेक्शन में अपना कीमती सुझाव ज़रूर दें, अपनी राय ज़रूर दें। ठीक है। और कोई आपकी कोई क्यूरीज़ हो, कोई सवाल हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें मुझसे। ठीक है। मंजिल एकेडमी आपकी खिदमत में हाजिर है और मिलते हैं फिर से एक नए कंटेंट के साथ। खुदा हाफिज़, जय हिंद।